हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, हमारी परिचर्चा चल रही थी मॉडर्न हिस्ट्री पर। तो मॉडर्न हिस्ट्री पर चर्चा करते करते आप मेरे साथ मॉडर्न हिस्ट्री पर चर्चा करते करते आप मेरे साथ स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन पढ़ लेते। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन पढ़ने के पश्चात हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था। अब तक हमने मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट 20 पढ़ लिए। 20वें पार्ट में जो हमने आपको समझाने की कोशिश की, ये समझाने की कोशिश की स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का विस्तार कहाँ कहाँ तक फैल गया था। और अब हम आपको ये समझाएंगे कि स्वदेशी एवं बहिष्कार जो आंदोलन हुआ उसका क्या परिणाम हुआ। अब आप कॉपी में हेडिंग बनाइए, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का परिणाम। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का परिणाम, कॉपी में हेडिंग बनाइए, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का परिणाम। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का परिणाम। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का परिणाम। आप कॉपी में हेडिंग बनाइए, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का परिणाम। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का परिणाम। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का परिणाम। कॉपी में बनाए, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का परिणाम। हेडिंग बनानी है आपको। अब आप जानते हैं कि स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुआ था। किस तरह आपने देखा बंगाल का विभाजन कर दिया गया, और बंगाल का विभाजन करने के आज आप मेरे संग ये जानेंगे कि बंगाल का विभाजन होने के पश्चात क्या हुआ। 1906 और 1907 का अधिवेशन में क्या 1907 के अधिवेशन में क्या हुआ था, ये कुछ घटनाओं की चर्चाएं करेंगे, है ना। कुछ घटनाओं की पहले ये जानेंगे स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का परिणाम क्या हुआ, है ना। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन था, इसका क्या परिणाम हुआ, यानी तकनीकी क्षेत्र में इसका क्या परिणाम हुआ, जो उसका शिक्षा का क्षेत्र था उसमें इसका क्या परिणाम हुआ। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग परिणाम दिखाई देगा आपको, है ना। अलग अलग इम्पैक्ट, अलग अलग प्रभाव दिखाई देगा। परिणाम या प्रभाव एक ही चीज़ कह सकते हैं। प्रभाव एक लॉन्ग टर्म होता है, परिणाम हमेशा तात्कालिक होता है। तो ये जानने की कोशिश करेंगे स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का परिणाम क्या हुआ। तो आप कॉपी में हेडिंग बनाइए, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का परिणाम। पहली बात आपको पता होना चाहिए, जब स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया जा रहा था तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाने के साथ साथ आपको पता है कि विदेशी जो वस्तुएं हुआ करती थी उनका सभी का बहिष्कार कर दिया गया। यानी भारत में एक ही नारा लाया गया, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ। इस तरह के नारे गूंजते थे पूरे भारत के अंदर। उस समय जो 1905 का समय था, उस समय 1905, 6 और 7 तक इस तरह के नारे गूंजते दिखाई देंगे आपको। बताते हैं आपको स्वदेशी बहिष्कार का क्या परिणाम हुआ स्वदेशी। तो आप पहला पॉइंट लिखिए, आपको पता होना चाहिए पहले पॉइंट के अंतर्गत। ये पॉइंट आपको मेंस की कॉपी में लिखने में काम आएंगे, जो मेंस का पेपर होता है उसमें लिखने में काम आएंगे, चाहे आप पीसीएस दे रहे हो चाहे यूपीएससी दे रहे हो। चलिए, पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, विदेशी वस्तुओं की जो खपत थी, है ना, विदेशी वस्तुओं की खपत कम होने लगी, यानी उसका कंजक्शन कम होना स्टार्ट हो गया। विदेशी वस्तुओं को खरीद नहीं रहा था, है ना। जैसे ही मार्केट जब किसी ने खरीदना ही बंद कर दिया तो फिर उसकी कंजक्शन कम हुआ, और इतना कम हुआ कि जो विदेशी जूते हुआ करते थे, आपको बताऊं उनका जो कंजक्शन हुआ, उनकी खपत इतनी कम हुई, विदेशी वस्तुओं का जो खपत थी 80% कम हो गई। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर भारत के पास 100 जूते हैं तो 100 में से 20 जूते केवल विदेश के हुआ करते थे, लेकिन 80% जूते भारत के हुआ करते थे। आप ऐसे कह सकते हैं इतनी कमी आई, इतना कंजक्शन में कमी हुई जब स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चला गया। वहाँ के जो उस समय के लोग हुआ करते थे बहुत रूढ़िवादी लोग थे। एक बार जो ठान लिया वो करना होता था। आज के लोगों की तरह नहीं है, जो पहले ठान लिया वो करना होता था। उस समय का वो समय ही कुछ और था, वो जो समय था वो कुछ और था। आपको बताऊं, सिगरेट का कारोबार था उसमें 75% कमी आई, लगभग 75% की कमी आई। जो सिगरेट का कारोबार था यानी सिगरेट उद्योग था, उसके अंदर 75% की कमी आई। विदेश से आती थी नहीं, जो भी वस्तु विदेश से आती थी उसके अंदर उसके कंजक्शन में परमानेंट के लिए कमी आती चली गई। जिसका कंजक्शन हुआ धीरे धीरे कम होता चला गया। आप स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन पढ़ रहे हैं, उसका परिणाम पढ़ रहे हैं, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का परिणाम पढ़ रहे हैं मेरे साथ। चलिए और जानते हैं आपको पता होना चाहिए नंबर 2 और क्या हुआ। जब स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन होगा तो फिर क्या होगा, जो स्वदेशी चीज़ होगी उन्हें स्वदेशी वस्तु होंगे, भले उनके अंदर गुणवत्ता ना हो, है ना। आपको पता होगा कि जो हम चाइना की वस्तु होती है ना, उनके अंदर गुणवत्ता ज़्यादा होगी और लेकिन उनका दाम भी कम होगा। उस समय के जो लोग, पहले भी और आज भी ऐसा ही है, तो उस समय भले लोगों को कितनी तकलीफ हुई हो, तकनीक भले ही हो ना वस्तु के अंदर, लेकिन फिर भी स्वदेशी चीज़ें बनाई, फिर भी स्वदेशी चीज़ें बनाई। वस्तु के अंदर भले गुणवत्ता ना हो, लेकिन फिर भी लोगों ने स्वदेशी चीज़ें बनाने की कोशिश की उस समय। समझे, आपको बताऊं, आप लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट में, स्वदेशी को प्रोत्साहन, स्वदेशी
स्वदेशी को प्रोत्साहित किया गया, प्रोत्साहित, स्वदेशी स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहित किया गया, स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहित किया गया। आपको बताता हूँ, चलो एक बात बताता हूँ आपको। तो जो भारत के कारखाने हुआ करते हैं ना, साबुन के, साबुन हुआ आपका, सिलाई मशीन हुआ, सिलाई मशीन, साबुन, सिलाई मशीन, और सिलाई मशीन के साथ साथ और आपको बताता हूँ कपड़ा उद्योग में बढ़ोतरी होने लगी। कपड़ा उद्योग, जो भारत का कपड़ा उद्योग था, कपड़ा उद्योग में बढ़ोतरी होने लगी। उद्योग, कपड़ा उद्योग में बढ़ोतरी होने लगी, बढ़ोतरी होने लगी, कपड़ा उद्योग में बढ़ोतरी होने लगी। आप सेकंड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए। थर्ड पॉइंट में देखिए, आइए जानते हैं, ये जो हम आपको कहानी बता रहे हैं, ये इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र में ये बदलाव आए, ये औद्योगिक क्षेत्र में बदलाव आए। आइए जानते हैं शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव आए, है ना। थर्ड पॉइंट के अंतर्गत लिखिए क्या बदलाव आए, क्या परिणाम हुआ। स्वदेशी में बहिष्कार आंदोलन चलाया गया था, इसका लगभग 2-3 साल तक चला यह आंदोलन, है ना। 2-3 साल तक, क्यों आपको बताऊं, लगभग 1911 तक दिखाई देगा ये आंदोलन। लगभग 1905 से सक्रिय होकर आपको 1911 तक दिखाई देगा, जब तक भारत की राजधानी 1912 तक, हाँ 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली कर दी गई थी। यही कारण था कि कलकत्ता से हटाकर राजधानी दिल्ली कर दी गई। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन अपने उत्ताल तरंग पर पहुंच रहा था, है ना। जो स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन था, ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हुआ, लेकिन ये अखिल भारतीय आंदोलन नहीं था, समझे। इस तरह का जो मैंने आपको प्रश्न बताया, इस तरह का प्रश्न यूपीएससी के मेंस के परीक्षा में पूछा गया है। आज हम आपको 5 से 8 प्रश्न देने की कोशिश करेंगे पढ़ाने के पश्चात। 8 के 8 प्रश्न प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। उन प्रश्नों जो आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको जीवन में इतना काम आएगा, शायद आप अभी नहीं समझ पाएंगे, आप बाद में समझ पाएंगे, समझिए कितना काम आने वाला है आपको। चलिए बात करते हैं किसकी, थर्ड पॉइंट आप जानते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया गया। आप लिख सकते हैं, जो शिक्षा का क्षेत्र था ना, उसके अंदर क्या किया गया, जो सरकारी स्कूल थे उन्हें बंद कर दिया गया, उसका बहिष्कार किया गया, है नहीं। कहा कि जो ब्रिटिश स्कूल चलाए जा रहे हैं ना, इन्हें बंद किया जाना चाहिए, हमें पाश्चात्य शिक्षा नहीं चाहिए, हमें नहीं पढ़ना रूसों मिल को, है ना, जो फ्रांसीसी लोग थे, हमें नहीं पढ़ना, हमें यूरोपीय शिक्षा नहीं चाहिए। सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट जिसके अंदर स्कूल थे, सब बंद करा दिए गए। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में ये बदलाव आया। क्यों, यहाँ के लोग सिर्फ स्वामी विवेकानंद, लाला लाजपत राय और भी जो पढ़ने तो आ करते थे, अलग अलग समाज सुधारक थे, उन्हें पढ़ना चाहते थे, समझे, ना कि इन्हें पढ़ना चाहते थे। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो आप लिखिए, थर्ड पॉइंट पे लिखिए, थर्ड पॉइंट में शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया गया। शिक्षा के थर्ड पॉइंट में लिखिए, शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया गया 1906 में एक स्कूल बनाया गया भारतीय लोगों के द्वारा, ताकि उसके अंदर भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके, और जो भारत की शिक्षा थी उसे आगे बढ़ाया जा सके। यानी लोगों को पढ़ना होगा, स्वामी विवेकानंद और अन्य ईश्वर विद्याचंद्र सागर, इस तरह के विचारधारकों को पढ़ना होगा। जब ऐसे विचारधारकों को, और जितने भी समाज सुधारक रहे होंगे, है ना, उसमें पढ़ाएंगे आपको, एक समय पर समाज सुधारक भी पढ़ाएंगे इस हिस्ट्री में। जितने भी समाज सुधारक रहे होंगे उन्हें कहा गया, भारत के अंदर स्कूल खोला गया। नाम लिखिए स्कूल का। 1906 में रंगपुर में नेशनल स्कूल बनवाया गया, अरविंद घोष ने बनवाया। 1906 में रंगपुर में नेशनल स्कूल बनवाया गया, रंगपुर में नेशनल स्कूल बनवाया गया, जिसके बनवाया गया, ये बनवाया किसने, अरविंद घोष ने बनवाया, समझे। तो ये कुछ कितने फैक्ट हुए, 3 पॉइंट हुए, 3 फैक्ट हुए, ये पता होने चाहिए आपको। अच्छा, इस तरह के जो स्कूल थे उन्हें बनाने का क्या मतलब था, राष्ट्रीय चेतना का विकास करना, है ना। इस तरह के जो स्कूल बनाए जा रहे थे, है ना, इनका एक ही मकसद था। आप लिख सकते हैं, इस तरह के जो स्कूल थे उन्हें बनाने का एक ही उद्देश्य था, वो था राष्ट्रीय चेतना का विकास करना, आप लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट के अंदर ही इंक्लूड कीजिए। नंबर 4 पॉइंट समझिए। नंबर 4 पॉइंट क्या होगा आपका, इंडियन स्कूल ओरिएंटेड खोला गया, एक स्कूल खोला गया, इंडियन स्कूल ओरिएंटेड खोला गया। नंबर 4 पॉइंट लिखिए, इंडियन स्कूल ओरिएंटेड खोला गया। अब आप समझ गए होंगे कि क्या परिणाम निकल कर आया। स्वदेशी जो बहिष्कार आंदोलन था, अर्थात वो अपने लक्ष्य को पाने में सक्षम हुआ, है ना, सफल हुआ। ये ऐसा आंदोलन नहीं था जो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका, ये अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सका। 1905 से स्टार्ट होकर 1911 तक इसकी प्रतिक्रिया धीरे धीरे दिखाई देगी। 1907 में जब सूरत अधिवेशन होगा, कांग्रेस 2 दल में बंट जाएगी, नरम दल और गरम दल। तो इस आंदोलन में यह आंदोलन धीरे धीरे अपनी शून्यता की स्थिति पर आएगा, लेकिन धीरे धीरे आंदोलन सक्रिय रहेगा, और ये 1911 तक दिखा देगा आपको, है ना। 1909 में मार्ली मिंटो सुधार आ जाएगा, वो भी आज आपको हल्का हल्का समझाने की कोशिश करेंगे, उसका पॉलिटिकल व्यू देने की कोशिश करेंगे आज आपको, समझे। तो अभी तक हमने कितने पॉइंट जाने, 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट लिखिए, चौथा पॉइंट आपने लिख लिया होगा। अब आप
ये तो बात रही, ये तो बात रही शिक्षा के क्षेत्र की। अब बात करते हैं साहित्य की, कि साहित्य पे क्या प्रभाव पड़ा, है ना। जब स्वदेशी स्वदेशी ऐसा कोई एक क्षेत्र, जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस के कारण ऐसा कोई एक क्षेत्र ही होगा, ऐसा कोई ही एक क्षेत्र होगा जो प्रभावित नहीं होगा, लगभग सभी क्षेत्र प्रभावित है। इसी तरह जो उस समय स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन जब पूरे देश के अंतर्गत चला गया, भले ही अखिल भारतीय ना हो, कुछ क्षेत्र इससे अचूक रह गए थे, लेकिन फिर भी इसका कहीं ना कहीं पूरे देश या उसकी संस्कृति, शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो दिखाई देगा। वो इम्पैक्ट और क्या दिखाई देगा, उसी को हम परिणाम कहते हैं। उन परिणाम को हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के प्रश्न यूपीएससी के या पीसीएस के मेंस की परीक्षा में आ जाते हैं, समझे। नंबर 4 पॉइंट लिखिए। नंबर 4 पॉइंट, बांग्ला साहित्य का स्वर्णकाल। PN टैगोर, RN टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, बांग्ला साहित्य का स्वर्णकाल। बांग्ला साहित्य का स्वर्णकाल क्या कहते हैं? जो स्वदेशी 1905 से लेकर 1907 तक का जो समय था, यानी जब तक भी स्वदेशी आंदोलन चला ना, ये समय यानी उग्रवादी जो चरण का समय था, 1905 से 1907 का जो समय था, ये बंगाल साहित्य का श्रवण काल कहलाता है। आपको पता होना चाहिए, ये बंगाल साहित्य का श्रवण काल कहलाता है। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा रविंद्रनाथ टैगोर ने। आप लिख सकते हैं RN टैगोर। बांग्ला साहित्य का स्वर्ण काल 1905 से 1907 का समय या उग्रवादी चरण को आप बांग्ला साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं। क्यों कहते हैं, आइए जानते हैं। इस समय क्या हुआ करता था? आभार सोनार बांग्ला गीत होता है एक, आभार 1905 से लेकर 1911 तक का समय। आभार सोनार बांग्ला गीत था एक, ये सोनार बांग्ला गीत हुआ करता था 1911। इस वर्जन एक थे, ये गीत लिखा था इन्होंने, है ना, ये इस तरह का गीत लिखा था इन्होंने। इसके अंतर्गत कहीं ना आपको स्वदेशी चीज़ों के जिक्र दिखाई देगा। इस तरह के जो गीत थे ना, इस तरह के जो गीत हुआ करते थे, उसके अंदर देशभक्ति इसी समय 1905 से लेकर 1911 के समय में ही इस तरह के गीत लिखे गए, जिनके अंदर देशभक्ति की भावना दिखाई देगी। जब देशभक्ति और एकता की भावना दिखाई देगी तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? अगर जो राइटर होगा इस समय कोरोना वायरस चला, तो वो पोइट्री किसे लेकर लिखेगा? वो पोइट्री हमेशा किसे लेकर लिखेगा? कोरोना वायरस जो चल रहा होगा उसके आसपास उसकी पोइट्री घूमूंगी। मैं लेखक हूँ, मैं अभी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लिखूंगा। अगर मुझे लिखना होगा तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लिखूंगा। उस समय रविंद्रनाथ टैगोर जब उग्रवादी चरण चल रहा था, यानी 1905 से लेकर 1911 का समय था, जो उस समय जो दौर चल रहा था स्वदेश से अपनाओ देश बचाओ, तो उसके दिमाग में उनके किसके रविंद्रनाथ टैगोर के दिमाग में, रविंद्रनाथ टैगोर वही है जिन्होंने राष्ट्रीय गान लिखा था, है उनके ही दिमाग में, है ना। कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रीय गान गाया गया था, बताऊंगा आपको, है ना। उनके दिमाग में इस तरह की पोइट्री आती थी जिन्होंने देशभक्ति भावना को प्रबल किया। जो गाँव के लोग हुआ करते थे, जब हल जोता करते थे ना, एक गीत था, उसे कहते थे पीलीभीत गीत कहते थे। जो कृषक हुआ करते थे, खेत में जब हल चराया करते थे, हल चलाते समय तो गीत गाया करते थे। आज भी जाओ आप, अब तो ये संस्कृति और कल्चर धीरे धीरे समाप्ति की ओर है ना। तो जब जो पुराने आदमी हुआ करते थे, अब तो लोग AC में बैठ कर मजा ले रहे हैं, बस सोचते हैं AC मिल जा, AC रूम मिल जा, है ना, कि कोई किसान नहीं, कोई कुछ नहीं। अब धीरे धीरे एग्रीकल्चर क्षेत्र डूबने की स्थिति में, पूरा एग्रीकल्चर क्षेत्र डूबने की स्थिति में अब समय बदल गया धीरे धीरे। उस समय 1911 और 1905-7 का समय कुछ और हुआ करता था। उस टाइम पूरा जो क्षेत्र था, पूरा भारत था, भारत का पश्चिम बंगाल से लेकर, है ना, नीचे केरल तक, तमिलनाडु तक का जो पूरा क्षेत्र हुआ करता था, पूर्वी घाट का जो पूरा भाग हुआ करता था, पूर्वी उत्तर जो भाग हुआ करता था, उसके समय क्या उस समय ये हुआ करता था, वहाँ की पूरी जनसंख्या, टोटल फुल जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहा करती थी और सब खेत में जाया करते थे और गाने गाया करते थे। उन गानों के अंदर 1905 से लेकर 1911 तक का जो समय था, उन गानों के अंदर देशभक्ति की भावना प्रबल दिखाई देगी। इसी के समय में बीच में राष्ट्रीय गान भी लिखा गया, बताऊंगा आपको, गाया गया राष्ट्रीय गान, समझे। इनसे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक भावना आई थी जो लगभग 5-6 साल तक लगातार पनप रही थी, और उसने अपना रंग दिखाया, और उसने अपना रंग दिखाया, और समय समय पर ये जो भावना थी इतनी जागृत हुई, लोगों के अंदर की भावना इतनी जागृत हुई तो धीरे धीरे इतनी उत्ताल होगी, एक दिन अंग्रेजों ने बाहर निकाल दिया, ऐसी तरंग दिखाई देगी। इसलिए तो हम स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन को स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन को हम राष्ट्रीय आंदोलन की प्रथम उत्ताल तरंग कहते हैं, ऐसे तो कहते हैं। और बताता हूं चलो आपको, ईश्वरचंद विद्यासागर ने लिखा, ईश्वरचंद
चंद विद्यासागर, विद्यासागर, ईश्वर चंद विद्यासागर। तो ईश्वर चंद विद्यासागर के द्वारा क्या हुआ, ईश्वर चंद विद्यासागर के द्वारा बांग्ला अल्फ़ाबेट लिखा गया है। बांग्ला अल्फ़ाबेट गीत हुआ करते थे इस तरह की, इनके अंदर देशभक्ति भावना दिखाई देती थी, है ना। बांग्ला अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट। उसके बाद एक और थे हमारे, एक और गीत लिखा गया था, पल्ली गीत। पल्ली गीत लिखा गया, ये कर्षक और मजदूरों का गीत था। पल्ली गीत, पल्ली गीत, पल्ली गीत था स्थानीय, स्थानीय गीत बोलते थे, स्थानीय लोकल लोग गाया करते थे, डीजे नहीं होता था उस समय। कर्षक वर्ग था, जो कर्षक वर्ग, कर्षक वर्ग और मजदूर वर्ग, कर्षक वर्ग और मजदूर वर्ग, मजदूर, कर्षक वर्ग और मजदूर वर्ग। जब स्थानीय कर्षक वर्ग और मजदूर वर्ग हुआ करता था उस समय ये पल्ली गीत गाया करते थे, है ना। खेतों के अंदर काम करते करते, यानी कितना भी काम हो, है ना, देशभक्ति हुआ करती थी इनके अंदर, छलका करती थी देशभक्ति। इससे क्या निकलता है, ये देशभक्ति उस समय आई कहाँ, तो 1905 से लेकर 11 तक का समय, इसका किसका इफेक्ट पड़ा, किसका इम्पैक्ट पड़ा, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का इम्पैक्ट पड़ा, ये परिणाम निकल गया, है ना। और क्या, और कौन सा क्षेत्र, ये हमारी संस्कृति इस तरह लगातार बदली। 1906 में देखो क्या हुआ, आपको पता होना चाहिए। 1906 में एक समिति बनाई गई, एक समिति बनाई गई, समिति, उसका नाम था अरुणडेल समिति, अरुणडेल समिति। 1906 में एक समिति बनाई गई, अरुणडेल समिति। अरुणडेल समिति के अंतर्गत इसमें क्या था, 1911 में बंगाल के विभाजन को क्या समस्या क्या थी। 1906 में एक समिति बनाई गई थी, अरुणडेल समिति। ये जो हमारा जो आंदोलन चल रहा था, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन, धीरे धीरे 1900 आप देखोगे, 1900 जो हमारा उसका समय था, 1907 का समय था। 1907 के समय सूरत अधिवेशन होगा, जैसे सूरत अधिवेशन होगा तो कांग्रेस दो भागों में बढ़ती दिखाई देगी, है ना। ये सूरत अधिवेशन बहुत फेमस है। सूरत एक जगह, उसके गुजरात के अंदर एक जगह, एक शहर का नाम है सूरत। कपड़ा ही कपड़ा दिखाई देगा वहाँ से। सूरत के अंदर कपड़ा ही फेमस है, कपड़ा उद्योग आज भी, कपड़ों की इंडस्ट्री, कपड़े बहुत सस्ते, वहाँ जाओगे तो आप। 1906 में एक समिति, अरुणडेल समिति बनाई गई। अरुणडेल समिति की सिफारिश ऊपर 1911 में क्या हुआ, 1911 में ये हुआ, जो बंगाल का विभाजन कर दिया जाता था ना, वो प्रस्ताव लेकर आए थे, बंगाल के विभाजन को रद्द करना पड़ा 1911 में। तो 1911 में जो बंगाल का विभाजन कर दिया गया था 1911 में, इस समिति के द्वारा, इस समिति की सिफारिशों पर 1911 में जो हमारे क्या हुआ था, जो बंगाल का विभाजन था, बंगाल का विभाजन रद्द करना पड़ा था। बंगाल का जो विभाजन था वो क्या करना पड़ा, रद्द। 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द करना पड़ा, विभाजन रद्द करना पड़ा। चलिए, इसी के समय क्या हुआ, जो लॉर्ड हॉर्डिंग थे, है नहीं, इस समय जो गवर्नर थे लॉर्ड हॉर्डिंग थे, उन्होंने राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली स्थापित कर दी, है ना। जो स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन था ना, वो अपने उत्ताल तरंग को पहुंचने वाला था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा अब प्रॉब्लम खड़ी होने वाली। लॉर्ड हॉर्डिंग बोलते सर, लॉर्ड हॉर्डिंग ने क्या किया, 1912 में प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन 1912 में इन्होंने जो राजधानी थी ना, 1912 में राजधानी पहले क्या हुआ करती थी, कलकत्ता तो हटाया, उन्होंने दिल्ली स्थापित कर दिया। ये तो पेपर में कई बार पूछा गया, है नहीं, कि जो पहले राजधानी, भारत की राजधानी क्या हुआ करती थी, तो पहले भारत की राजधानी उस समय कलकत्ता हुआ करती थी। जब भारत अंग्रेजों के अधीन था ना, जब भारत अंग्रेजों के अधीन था, तो उस समय क्या हुआ करता था, जो भारत की राजधानी वो दिल्ली से पहले कोलकाता हुआ करती थी। 1912 में से बदल दिया गया था। किसके द्वारा बदल दिया गया था, लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा बदल दिया गया था। उस समय जो कंपनी का गवर्नर जनरल था ना, है नहीं, जो ब्रिटिश का जिस पर अधिपत्य था, जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड हॉर्डिंग था, है ना, उसके द्वारा बदल दी गई। कारण क्या था, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन इसका कारण था। इसलिए इस स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का तीव्र होना इसका कारण था। इसलिए राजधानी को हटाकर इधर कर दिया गया ताकि वहां प्रॉब्लम ना हो, समझे, बदल दिया गया। और बंगाल का विभाजन देखो रद्द कर दिया गया। आप इस तरह कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, अर्थात स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन है अपने सफलता को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता हासिल की। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता हासिल की, समझे। भले ही यह आंदोलन अखिल भारतीय नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं इसने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित तो किया।
है ना। भले ही यह आंदोलन अखिल भारतीय आंदोलन नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे, तो विश्लेषण करके आपको ये बात पता लगेगी, तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित तो किया ही, समझे। अब आपका क्या होगा, अब आपका सूरत अधिवेशन होगा। क्या होगा, सूरत अधिवेशन होगा 1907 में। 1907 की बात बताता हूँ, घटना बताता हूँ आपको, 1907 की घटना बताता हूँ। हेडिंग बनाइए 1907 का सूरत अधिवेशन। हेडिंग बनाइए सब बच्चे 1907 का सूरत अधिवेशन। वो कल मैंने मिस्टेक कर दिया था, लास्ट में आपको जो बताया था उसकी लास्ट की दो लाइन थी ना, लिखवाई थी हमने आपको, जहाँ लिखवाया था कि स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का विस्तार, उससे पहले 2 लाइन लिखवाई थी, उन्हें कट कर दीजिए, उन्हें कट कर दीजिएगा आप। अब कॉपी में हेडिंग बनाइए 1907 का सूरत अधिवेशन। 1907 का सूरत अधिवेशन। 1907 का सूरत अधिवेशन। सूरत एक जगह का नाम है, सूरत अधिवेशन। 1907 का सूरत अधिवेशन, ये कई बार पूछा गया पेपर में, है ना। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, अध्यक्षता पता कौन कर रहे थे, इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे अध्यक्ष। इस अधिवेशन में लड़ाई बजने वाली, खतरनाक तरीके से लड़ाई बजने वाली, कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस 2 गुटों में बंटने वाली, नरम दल और गरम दल, है ना। अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी बोस। पूछा गया पेपर में कई बार, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस, बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अच्छा क्या हुआ, सुनो ध्यान लगा, क्या सुनो। इस समय इस अधिवेशन में कौन कौन थे, एक तो बाल गंगाधर तिलक भी थे, बाल गंगाधर तिलक भी थे, और जो इसमें जो पढ़े लिखे लोग थे, इस अधिवेशन में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा थे। एक तो उदारवादी थे, एक गरम दल के नेता और नरम दल के नेता, दोनों एक साथ थे। इस अधिवेशन के अंतर्गत दोनों एक साथ थे, एक तो गरम दल के नेता, एक नरम दल के नेता, दोनों नेता एक साथ थे। तो क्या हुआ, इस समय जो बाल गंगाधर तिलक थे, जो इसमें जो पढ़े लिखे लोग थे, उसका नाम था फिरोज शाह मेहता। बड़े फिरोज शाह मेहता साहब, उन्हें मेहता साहब बोलते हैं, है ना। बड़े पढ़े लिखे लोग थे, वे भाषण दे रहे थे। जैसे भाषण दे रहे थे, जो तिलक साहब थे, वे गए वहाँ कूद, वैसे ही वे थोड़े एग्रेसिव थे, एग्रेसिव मतलब गुस्से वाले इंसान थे, तो वे कूद गए। क्या हुआ, जैसे सूरत अधिवेशन चल रहा था, तो सूरत अधिवेशन चल रहा था, सूरत अधिवेशन के तहत क्या हुआ, तो जो सूरत अधिवेशन गुजरात के अंदर सूरत अधिवेशन में क्या हुआ, तो जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने वे गए, और जाने के बाद क्या हुआ, जाने के बाद ये हुआ कि जैसे स्टेज पे पहुँचे बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने हाथों से माइक छीन लिया, और जैसे ही माइक छीन लिया, तो कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ था, जो उदारवादियों के संपर्क का व्यक्ति था, एक उग्रवादी होते, उदारवादियों के संपर्क का व्यक्ति था। उन्होंने क्या किया, ठाकर जूता फेंक कर मार दिया। वो जूता बाल गंगाधर तिलक को तो ना लगा, लेकिन फिरोज शाह मेहता की गाल पर लगा, और बहुत तेज लगा, और दिसंबर का महीना था, है ना। दिसंबर में होता है सूरत का अधिवेशन, दिसंबर का महीना था। और बताओ, ठंड में जब किसी गाल पर जूता लगने वाला तो क्या हाल होने वाला उसका, खुद अंदाजा लगाओ कैसा लगा होगा उसे इंसल्ट फील हुई, इंसल्ट ये फील हुई। उन्होंने क्या किया, जितने भी जो गरम दल के नेता थे, जो लाल बाल पाल मतलब लाला लाजपत राय हो, बाल गंगाधर तिलक हो, इन्होंने कांग्रेस थे ना, कांग्रेस था, इन्हें बेदखल कर दिया और इन्हें अलग कर दिया, है ना। फिरोज शाह मेहता ने इन्हें अलग कर दिया। तो ये बातें पता होनी चाहिए, कुछ छोटी छोटी। तो उस समय एक विदेशी पत्रकार वहीं बैठे हुए थे, वे इस घटना का बहुत अच्छी तरह जिक्र करते हैं। इस पत्रकार का जो नाम है ना, वो भी पेपर में पूछा गया, है ना। इस घटना हुई थी ना, घटी थी, तो कांग्रेस जब दो दलों में बट गई थी, है ना। जैसे दो दलों में बट गई थी, तो इस घटना का बहुत अच्छी तरह जिक्र किया। किसने जिक्र किया, आइए उसका नाम बताता हूँ। एक विदेशी पत्रकार है, उसका नाम लिखो। विदेशी पत्रकार कौन से हैं, वे क्या कहते हैं विदेशी पत्रकार, उनका नाम है HW नेवेशन, HW पत्रकार थे, एक विदेशी पत्रकार। पत्रकार थे एक विदेशी पत्रकार, उन्होंने क्या जिक्र किया, इनका नाम था HW नवेशन, HW नवेशन। डेली न्यूज़ के संपादक थे, न्यूज़ के संपादक, एडिटर जिसे बोलते हैं, इसके संपादक थे। इन्होंने बहुत अच्छा जिक्र किया, है ना। इन्होंने बहुत अच्छा जिक्र किया, क्या कहते हैं, इन्होंने कह रहे उग्रवादियों के लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद। इन्होंने लिखा था, अगर मैं अगर
जो उग्रवादी लोग थे ना, उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे परमानेंट के लिए बंद कर दिए गए। ये इन्होंने लिखा कि इन्होंने HW नवेशन, इनका नाम पूछा जा सका कि उस पत्रकार का नाम बताओ जो कांग्रेस अधिवेशन में उपस्थित था। इतनी बातें पता होनी चाहिए और कुछ नहीं, है ना। इस घटना को बहुत अच्छी तरह सबसे पहले जो पहुंचाया था ना, इस पत्रकार ने पहुंचा था। HW नवेशन डेली न्यूज़ के संपादक थे, है ना। कौन सी न्यूज़? डेली न्यूज़ के संपादक थे। चलो, डेली न्यूज़ के संपादक थे, बहुत अच्छी बात। एक और व्यक्ति थे, एक और थे रदरफोर्ड। ये रदरफोर्ड केमिस्ट्री फिजिक्स वाले नहीं हैं, रदरफोर्ड थे हमारे। चलिए, रदरफोर्ड थे। अब कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि जो रासबिहारी बोस नहीं, जो इतिहासकार ऐसे लिखते हैं 1908 से लेकर 1914 का जो समय था, 1908 से लेकर 1914 का जो समय था ना, वो बहुत ही कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा समय था। लेकिन अगर इसका विश्लेषण करके देखो ना, आप करके देखोगे मेरे साथ, तो 1908 से लेकर 1914 तक का जो समय रहा कांग्रेस के लिए सबसे बुरा समय रहा, सबसे बुरा दौर था वो। पता नहीं होता था कि कांग्रेस के अधिवेशन हो रहे या नहीं हो रहे, नाम मात्र के अधिवेशन हुआ करते थे, नाम मात्र। बाल गंगाधर अच्छा कमेंट करते हैं इन पर, है। 1908 से लेकर 1914 तक यानी कांग्रेस के अधिवेशन अब अधिवेशन न रहे, जो कांग्रेस के अधिवेशन थे में अब अधिवेशन न रहे, है नहीं, उनके अंदर दम ना रहा। जो बाल गंगाधर तिलक थे ना, अच्छा कमेंट करते थे। और जैसे आप ऐसे कह सकते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर ना अब 1908 से लेकर 1914 तक शून्यता तक की स्थिति आ गई थी, कोई अच्छा नेता नहीं आता। क्यों? कांग्रेस अब दो दलों में बट गई थी, उग्रवादी लोग अलग हो गए थे और जो नरम दल था वो अलग हो गया था, समझे। तो उग्रवादी लोग अलग और नरम दल अलग हो गए थे, तो कांग्रेस दो भागों में बट गई थी। जैसे कांग्रेस दो भागों में बट गई थी तो फिर क्या होगा? तो जो क्रांतिकारी लोग होंगे ना, वे एग्रेसिव होंगे, क्रांतिकारी लोग होंगे, एग्रेसिव होंगे। इसके बाद का जो इतिहास है हम साइड में अगले सेक्शन में पढ़ेंगे, यहाँ छेड़ना संभव नहीं है। जो हमारा एक प्लानिंग है, जो हमारा एक प्लान था नियोजित तरीके से हम पढ़ा रहे थे आपको, एक प्लानिंग के तरीके से पढ़ा रहे हैं आपको। 1905 से लेकर 1907 तक चर्चा करनी थी, कर दी। 1908 की चर्चाएँ बाद में करेंगे, 1908 की चर्चाएँ आपकी बाद में होंगी मेरे साथ। लेकिन आपको बताऊं इसी समय एक क्या होगा, इसी समय एक सुधार आएगा। आपको बताऊं 1900 समय एक छोटी सी घटना जिक्र करना जरूरी। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, है ना। इसे हम पॉलिटिकल में पढ़ते हैं, मार्ले मिंटो सुधार। दो व्यक्ति थे, मार्ले मिंटो सुधार भारत में रिफॉर्म लेकर आए। और जो हमारे, आप इसे ऐसे कह सकते हैं जैसे छोटे बच्चे को झुंझुना दे दिया हो, एक मार्ले मिंटो सुधार लाकर जो कांग्रेस के जो नेता थे ना, कांग्रेस के नेता थे 1909 कांग्रेस के जो नेता थे उन्हें संतुष्ट कर दिया गया, है ना। और वैसे संतुष्ट कर दिया गया। उग्रवादी लोग इनके संपर्क में आया करते थे। जो उग्रवादी लोग आते, लाल बाल पाल थे, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर जो तिलक थे, ये हमेशा इनसे अलग रहा करते थे और उन्हें पता था क्या होने वाला। मार्ले और मिंटो, ये दो व्यक्ति थे, मार्ले मिंटो सुधार लेकर आए और 1908 से लेकर 1914 तक, है ना। मार्ले मिंटो सुधार में और क्या हुआ, 1909 में एक जो मुस्लिम लीग था ना, है ना, जो मार्ले मिंटो सुधार था, मार्ले मिंटो सुधार का जो पक्ष किया ना, वो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, है नहीं। पक्ष में भी है रहे और विपक्ष में भी ले गए, इसका विरोध भी किया और पक्ष में भी रहे। तो गोपाल कृष्ण गोखले का नाम याद रखना, गोपाल कृष्ण गोखले, शायद लिख भी सकते हैं आप इसे, है ना। लेकिन आपको बताऊं जो मार्ले मिंटो सुधार लगाया ना, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार लगाया। अगर आपसे पूछा गया 1909 का मार्ले मिंटो सुधार क्यों लाया गया, तो ये बताएंगे कि प्रशासनिक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, है ना, भारत के लोगों को खुश करने के लिए, भारत के लोगों के कल्याण के लिए। जी नहीं, है नहीं, ये सोच किसकी? ये सोच थी अंग्रेजों की। लेकिन इसका एक ही मकसद था, राष्ट्रीय आंदोलन को छिन्न भिन्न करना। ये बात आपको नहीं भूलना, वास्तविक लक्ष्य था इसका, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना इसका लक्ष्य था। मार्ले मिंटो जो सुधार लगाया, इसकी छोटी सी चर्चा यहाँ करना जरूरी था कि आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय आंदोलन था जो, उस पर किस किस का प्रभाव पड़ा। इसलिए मैंने 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार ना, इसकी थोड़ी सी चर्चा कर रही। आपको पता होना चाहिए 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार लगाया था, अगर इसका विश्लेषण करके देखा जाए तो यही निष्कर्ष निकलता है कि 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार लाया गया था, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए लाया गया था, समझे। इसलिए उग्रवादी चरण जो उदारवादी चरण थे, यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं अब यहाँ से हिंदू मुस्लिम खेला जाने लगा था। हिंदू मुस्लिम भारत को दो भागों में बांट दिया गया था कि एक तरफ हिंदू कम्युनिटी, एक मुस्लिम कम्युनिटी। तो जो मुस्लिम कम्युनिटी के नेता थे वे लास्ट तक अड़े रहे। आपने देखा अंतिम समय में इसका ये परिणाम हुआ, अंत में जाकर इसका ये परिणाम हुआ कि भारत के दो टुकड़े करने पड़े, जिससे आज वर्तमान समय में आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान कहते हैं, समझे। हम चाहते हैं ऐसा भारत में कभी दोबारा ना हो, है नहीं। ये वो तरंग थी, ये मैं बीज बोल। एक इतिहासकार तो ऐसा भी लिखते हैं, आप नाग के मुंह में दांत बो रहे हैं, आप नाग के मुंह में दांत बो रहे हैं, समझे। इस तरह कहा गया। कुछ जो इतिहासकार है इस तरह के कमेंट भी करते हैं। तो आप लिख सकते हैं 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, समझिए।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए लाया गया था। इस समय 1909 में क्या हुआ, जो मुस्लिम थे ना उन्हें निर्वाचन पद्धति दी गई। निर्वाचन इलेक्ट्रो सेपरेटेड सिस्टम इसे कहते हैं, निर्वाचन पद्धति कि जाओ तुम अपना अलग एक कम्युनिटी, अलग देश अलग बना सकते हो, निर्वाचन पद्धति दे दी गई। जो मुस्लिम थे, मुस्लिम वर्ग था, मुस्लिम वर्ग को निर्वाचन पद्धति दी गई, निर्वाचन पद्धति दी गई, निर्वाचन पद्धति दे दी गई, पद्धति दे दी गई, दे दी गई। तो अब बताओ, जब मुस्लिम कम्युनिटी राष्ट्रीय आंदोलन से हटकर एक तरफ चलने वाली, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन कमज़ोर पड़ने वाला कि नहीं? जी हाँ, पड़ने वाला, इफेक्ट पड़ा इसका। लेकिन हम शुक्रगुजार है ना उन लोगों के, उन महान नेताओं के जिन्होंने इस राष्ट्रीय आंदोलन को उत्प्रेरित किया और आज भारत को आज़ाद कराया। भारत को आज़ाद करा कर आज हम यहाँ पहुँचाए, आज हम स्वयं निर्भर आज़ाद हम है ना ऐसे देश में जीतते हैं जिसकी कोई रोक टोक नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लेके जीतते हैं हम, है ना। मुबारक हो, बधाई हो आपको। तो मुस्लिम वर्ग और मुस्लिम को निर्वाचन पद्धति दे दी गई। चलो निर्वाचन पद्धति दे दी गई, तो एक व्यक्ति था जिसने क्या किया, जो हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था ना, राष्ट्रीय आंदोलन ना, जो हमारा बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन था, एक व्यक्ति था उसका नाम था सलीमुल्लाह। उसने क्या किया था, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का विरोध किया था। इसका नाम भी लिखा जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। तो आप लिख सकते हैं, नोट में लिखना, सलीमुल्लाह द्वारा ढाका का नवाब, ये बांग्लादेश का था, बांग्लादेश के अंदर ढाका होते हैं, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का विरोध किया। इस व्यक्ति का नाम आपको भूलना मत, मेंस की जो पॉइंट होगा उसमें लिखने का काम आएगा, समझे। ये ऐसा नहीं है, मैं चाहता तो 15 दिन के अंदर हिस्ट्री खत्म कर सकता हूँ। 15 दिन के अंदर हिस्ट्री खत्म करके ना आपको कह दूंगा लो सिलेबस पूरा होगा आपका। इस तरह की पढ़ाई मैं मानता हूँ किसी काम की नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ आपको विश्लेषण करना चाहिए चीज़ों का। जब तक आप विश्लेषण नहीं करो, फैक्ट तो आप किताब से भी पढ़ सकते हो, जो फैक्ट होंगे किताब से भी पढ़ सकते हो, जो कि तथ्य होंगे। लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि एक नियोजित तरीके से हो, है ना। 10 दिन फालतू लग जाए लेकिन आपका सिलेबस अच्छी तरीके से कंप्लीट हो। हिस्ट्री एक लॉन्ग सेक्शन होता है, जो हिस्ट्री होती है आपका एक लॉन्ग सेक्शन होता है, इसे कवर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और ऐसे जैसे मैं समझा रहा हूँ शायद ही ऐसा आप कभी जीवन में समझ पाए। आइए अब बात करते हैं उदारवादी और उग्रवादियों में सिद्धांतिक अंतर। एक तो उदारवादी लोग थे, एक उग्रवादी लोग थे, दोनों का मकसद एक ही था। अगर आप देखा जाए तो समानता तो एक ही थी, देश को आज़ाद कराना ही नहीं था। दोनों का एक ही लक्ष्य था, लेकिन वे कुछ और चाहते थे, वे कुछ और चाहते थे। तो इनमें पेपर में अंतर पूछा जा सकता है कि इसमें क्या अंतर था, उसमें क्या अंतर था। सैद्धांतिक अंतर क्या है, क्या सिद्धांत थे उनके क्या सिद्धांत थे, उनके क्या सिद्धांत थे। तो आप पेपर में हेडिंग बनाइए, उदारवादी और उग्रवादियों में सिद्धांतिक अंतर। उदारवादी एवं उग्रवादी, उदारवादी एवं उग्रवादी वादियों में सिद्धांतिक अंतर। उदारवादी एवं उग्रवादियों में सिद्धांतिक अंतर, ये पता होना चाहिए आपको। उदारवादी एवं उग्रवादियों में सिद्धांतिक अंतर कि इनमें क्या अंतर था। आइए जानते हैं। एक तरफ मैं आपको फैक्ट समझाने के लिए, लेकिन अब जब आप मेंस में लिखेंगे इस तरह नहीं लिखेंगे, तब आपको पैराग्राफ वाइज ही लिखना होगा। इस तरह का चार्ट आप कक्षा 5 या 8 7 में बनाते हैं, 10th तक क्लास तक बनाते हैं, उसके बाद इस तरह के चार्ट नहीं चलते। ये आपको समझाने के लिए होते हैं कि इसमें ये अंतर था, इसमें ये अंतर था। जब आप लिखें तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है पॉइंट वाइज या पैराग्राफ वाइज ही लिखें, समझे। पहला पॉइंट इधर ही, पहला पॉइंट आप बताइए, उदारवादी लोग उग्रवादी जो लोग हुआ करते थे उनके अंदर क्या अंतर था। किसी का कोई फैक्ट नहीं, कोई तथ्य नहीं, आपको पता होना चाहिए। बताइए क्या अंतर था। पहली बात, जो उदारवादी लोग थे वे पाश्चात्य शिक्षा को, उदारवादी लोग समझते हो आप। उदारवादी जो लोग थे वे पाश्चात्य शिक्षा को श्रेष्ठ मानते थे, है ना। पाश्चात्य जो शिक्षा थी वे उसे श्रेष्ठ मानते थे। इस साइड लिखिए नंबर फर्स्ट पॉइंट, जो उग्रवादी लोग थे वे भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ मानते थे। अब आप बताइए उदारवादी सही थे कि उग्रवादी सही थे, उदारवादी सही थे कि उग्रवादी सही थे। आप इसका मूल्यांकन कर सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। समझे, ये भी तो यूपीएससी में ऐसे प्रश्न पूछ जाते हैं कि मूल्यांकन कीजिए। दूसरा पॉइंट पाश्चात्य शिक्षा। दूसरे पॉइंट में आप ऐसे कह सकते हैं, इन्होंने जो उदारवादी लोग थे इन्होंने इनके द्वारा रूसो
मिल और बेंथम। रूसो, एक तो रूसो और मिल, रूसो ये इतिहासकार, तत्वशास्त्री, समाजशास्त्री इस तरह हुआ करते थे। रूसो, मिल, बेंथम, रूसो, मिल, बेंथम, रूसो, मिल, बेंथम जो उदारवादी लोग थे उनके द्वारा इनकी शिक्षा ग्रहण की गई थी। इनकी शिक्षा इन लोगों को पढ़ के, इन महान लोगों को पढ़कर इन उदारवादियों ने अपना एजेंडा चला रहे थे। लेकिन इनका मानना था कि भारतीय लोगों को पढ़ा जाना चाहिए। उस समय स्वामी विवेकानंद भी बहुत फेमस या प्रसिद्ध हुआ करते थे। स्वामी दूसरे नंबर पर आप ऐसे कह सकते हैं, स्वामी विवेकानंद है ना, और दयानंद सरस्वती जैसे लोगों को पढ़ा था और इनकी संस्कृति और कल्चर, इंडियन कल्चर को आगे बढ़ा रहे थे। समझे आप उग्रवादियों को जो उग्रवादी लोग थे है ना, उन्होंने कहीं ना कहीं तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को उत्प्रेरित करने में योगदान तो दिया है ना। उनका आप मूल्यांकन करेंगे, आप बताएंगे, मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको, हल करने की कोशिश करेंगे। आप कुछ अपने दिमाग से भी सोचिए, इन लोगों में क्या अंतर था। अभी तक आपने 2 से 3 वीडियो देखने की कोशिश की उदारवादियों उग्रवादियों के, तो ये जानिए कि इधर इन लोगों में क्या फ़र्क था, क्या अंतर था। नंबर 3 तो नंबर 3 पॉइंट जानते हैं आप। ये इनका एक ही काम था, ये समाज सुधारक के रूप में सरकार की भूमिका देखते थे। ये समाज सुधारकों ये कहते थे कि अगर समाज का सुधार करना होगा तो सरकार को हस्तक्षेप करना होगा, सरकार सुधार करेगी है ना, हम जनता नहीं करेगी। लेकिन उग्रवादी लोगों का ये मानना था कि अगर भारतीय लोगों का कल्याण करना होगा, इनका सुधार करना होगा, इनके अंदर रिफॉर्म करना होगा, भारतीय संस्कृति के अंदर अगर भारत के अंदर रिफॉर्म करना होगा, ये स्वयं का काम होगा, भारतीय सरकार का काम नहीं होगा। यानी आप ऐसा कह सकते हैं, ये उग्रवादी लोग इन सब उदारवादी लोगों से एक स्टेप आगे थे है ना। तीसरे नंबर पर पता होना चाहिए आपको। तीसरे नंबर पर लिखिए नंबर 4, इनका एक ही गोल था, औपनिवेशिक सत्ता में भागीदारी। औपनिवेशिक सत्ता में भागीदारी। इनका एक ही लक्ष्य था, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वराज, बहिष्कार एवं स्वदेशी। राष्ट्रीय शिक्षा, स्वराज, बहिष्कार एवं स्वदेशी, इनका एक ही लक्ष्य था है ना। कितने पॉइंट हुए? 4। पांचवा पॉइंट, इनके साथ अभिजात्य वर्ग और मध्य वर्ग था। अभिजात्य वर्ग और मध्य वर्ग था। मध्य वर्ग, इनके साथ, इसमें लिखिए इनके साथ जनसाधारण वर्ग था। जनसाधारण वर्ग, जो सामान्य लोग हुआ करते थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे ना, इसमें थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे इस साइड थे, और इनके साथ सामान्य वर्ग जुड़ा हुआ था। तो कांग्रेस यहाँ इस तरह 1907 के जो अधिवेशन था उसमें 2 भागों में बट गई थी, यह मैंने आपको बताया। तो 2 भागों में बटी हुई थी कांग्रेस हमारा। तो ये उदारवादी और उग्रवादी लोगों में सैद्धांतिक अंतर था। अब मैं आपको कुछ मेंस में आए हुए पर्सन देता हूँ, 8% लिखवाऊंगा। 8 के 8% लिखिए, प्रैक्टिस करिएगा, देखते हैं आप कितना लिख पाते हैं। 8 के 8% यूपीएससी के मेंस में आए हुए हैं, पहले आए थे, आगे भी आ सकते हैं है ना। आप प्रैक्टिस करके रखिए, 8% लिखेंगे तो दिमाग खुल जाएगा। पहला पर्सन नोट कीजिए, आप। 1905 में बंगाल का विभाजन किन कारणों से हुआ? 2003 यूपीएससी का मेंस आईएएस 2003। 1905 में बंगाल का विभाजन किन कारणों से हुआ? दूसरा प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथी एवं गरमपंथी विभाजन के सैद्धांतिक आधार को स्पष्ट कीजिए। यही वाला प्रश्न जो भी लिखवाया 2001 में आया था। तीसरा प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। जन समूह इससे कैसे जुड़ता चला गया? स्वदेशी आंदोलन की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। जन समूह इससे कैसे जुड़ता चला गया? 2000 में। नंबर 4 प्रश्न, भारत में नरम दल का प्रभाव क्यों समाप्त हो गया? भारत में नरम दल का प्रभाव क्यों समाप्त हो गया? अंग्रेजों का
क्या अंग्रेजी इसमें सफल हुए? क्या अंग्रेजी इसमें सफल हुए? ये 1998 में आया था। 5वां प्रश्न, प्रारंभिक राष्ट्रवादी किस तरह आर्थिक राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति की थी? जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे, उदारवादी लोग थे, 1885 से 1905 का जो समय था, उस समय के जो लोग थे उन्होंने किस तरह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किया, उन तत्वों का जिक्र करना होगा आपको। छठे नंबर का प्रश्न, राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों के योगदान का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों के योगदान का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आपको बताना है जो उदारवादी लोग थे ना, इनका मूल्यांकन करना, आलोचनात्मक निगेटिव पॉइंट बताना, इनके क्या निगेटिव पॉइंट रहे, आपको बताना है इनके अंदर क्या कमियां थी उदारवादी लोगों के अंदर, ये अपने हिसाब से बताना होगा आपको यूपीएससी का मीन्स। 7वां प्रश्न, उन परिस्थितियों की चर्चा करो जिनके कारण राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ। क्या यह अखिल भारतीय था? क्या यह आंदोलन अखिल भारतीय था? चलिए आपको बताना होगा। उग्रवादियों का मूल्यांकन करो। 8वां प्रश्न, उग्रवादियों का मूल्यांकन करो। ये यूपीएससी के मेंस में हुए कुछ प्रश्न थे, इन पर आपको चर्चाएं करनी होगी। मैं आपको इन प्रश्नों का व्हाट्सएप पर आंसर सेंड कर सकता हूं। आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 8 के 8 प्रश्न, मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप मुझे सेंड करेंगे, है ना। उसके बाद आपका अपना आंसर मैच करिएगा, देखिए आप कितना लिख पाते हैं। ये यूपीएससी के प्रश्न थे। पीसीएस के प्रश्न बहुत आसान आएंगे, सीधे हूबहू फैक्ट रख देंगे तो काम चल जाएगा, समझे। अगर रटे हुए फैक्ट ही रख देंगे तो काम चल जाएगा। पीसीएस बहुत आसान होता है, कोई भी कर सकता है। यूपीएससी के लिए थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है, अधिकारी बनने के लिए थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है, थोड़ा और एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है। जब तक आप अपना दिमाग नहीं चलाएंगे तब तक अधिकारी बनने लायक नहीं है, समझे। तो आज के एपिसोड में इतना ही रखते हैं, मुलाकात होगी स्पेशल टॉपिक के साथ। स्पेशल टॉपिक सोच रहा हूँ कि कौन सा स्पेशल टॉपिक पढ़ाऊँ, है ना। समय नहीं मिल पाया, समय का अभाव था, लेकिन मैं अपनी जो क्लास है मैं लगातार कंटिन्यू रख रहा हूँ, समझे। सुबह नहीं क्लास मिलती तो शाम हो जाती है, लेकिन शाम तक आपके पास क्लास पहुंच ही जाती है। तो आप भी धैर्य बनाए रखें और लगातार पढ़ते रहें, रिवीजन करना महत्वपूर्ण होगा। अब मैं पॉलिटिकल के कुछ स्टार्टिंग के जो वीडियो हैं, है ना, 2 से 4 वीडियो, लगभग 10 वीडियो आएंगे। 10 के 10 वीडियो बहुत आसानी के साथ देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। उसमें भी हम आपको जो मेंस के जो आंसर होते हैं उनके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आप लिखने के लिए सक्षम हो जाएँ, समझे। उसके बाद हम आपको इकोनॉमिक्स और हिंदी लेंगे, 2 सब्जेक्ट एक साथ चलाएंगे, इकोनॉमिक्स और हिंदी चलाएंगे। इकोनॉमिक्स और हिंदी दोनों एक साथ चलाने की कोशिश करेंगे। हिंदी की लगभग 4 क्लास और इकोनॉमिक्स तो लगातार कंटिन्यू चलती रहेगी। इकोनॉमिक्स का लगभग 2 से ढाई महीने का कोर्स होगा इकोनॉमिक्स का, अगर आप तमीज़ से पढ़ेंगे तो सब चीज़ आपकी समझ में आने लगेगी, समझे। तो ये उदारवादी और उग्रवादी में आपने सैद्धांतिक अंदर पढ़ा, 8 प्रश्न दिए, 8 के 8 प्रश्न 8 लिखने की कोशिश कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक यू।